गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपका डीएस सर असिस्टेंट पार्ट 4 लेकर के आया हूं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो साइन का रिलेशन पढ़ा था फेज का, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कॉस के टर्म में फेज का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जहां पर भी अगर कुछ डाउट होता है उसको जरूर नोट करिएगा। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो वैसे भी मिल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी अगर डाउट हो कमेंट में भी बोलेंगे तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा और हर चीज को जो मैं अलग अलग टर्म पे बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल मैं समझ लीजिए कि उसको अच्छे से पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। ताकि अगली बार इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि T/4 पे कैसा था, 2T/4 पे कैसा है या किस पॉइंट पे कैसा होगा। बस आपको रख करके चेक करना है और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना डिटेल में आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल लगाते समय आपका उतना ही कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसे हम लोग का जो पहले कल दिया था वो x इक्वल ए साइन ओमेगा टी पढ़े थे, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे x इक्वल ए कॉस ओमेगा टी के लिए पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कंडीशन अगर दिखा दूं तो हम जानते हैं, कहा था कि ये t इक्वल 0 का कंडीशन था, ये t इक्वल t/4 का था, ये t इक्वल 2t/4 का था, ये t इक्वल 3t/4 का है, और ये कंडीशन जो है t इक्वल 4t/4 का है। मतलब सीधे सीधे कह लीजिए t इक्वल कैपिटल T का है, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर एक हमको समझ में आएगा तो दूसरा अपने आप आएगा। तो इसके इसी के रिस्पेक्ट में हम आप किसका रिलेशन दिखाएंगे, वेलोसिटी का। तो चलिए, क्या अगर ये x है तो v के लिए मैंने कल क्या सिखाया था, इसको t के टर्म में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहली बात, क्या a एम्पलीट्यूड है, वो तो कांस्टेंट है। अगर a एम्पलीट्यूड है कांस्टेंट तो हमेशा बाहर रहेगा। फिर मैंने सिखाया था कि ध्यान दीजिए, जो t के साथ होता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। कल मैंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर डाउट हो तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो t के साथ यहाँ पर क्या है, ओमेगा है। तो क्या मैं ओमेगा को बाहर कर दूं, a को बाहर कर दूं। यहाँ पर क्या है, कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन। मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं और यहाँ पर लिख दूं साइन, और ये ओमेगा टी पूरा लिख दिया जाएगा, है ना। अब इसके लिए अगर मुझे इसका फेज रिलेशन दिखाना है तो ओमेगा ए साइन, यहां पर लिखिए 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, है ना। अब जो जो वहां पर स्मॉल टी की वैल्यू रखी जाएगी, पहले क्या रखेंगे, t इक्वल 0, 2t/4, सॉरी t/4, 2t/4, 3t/4, ऐसे रख करके चेक किया जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट कंडीशन अगर चेक करना है तो बना लीजिए ये t इक्वल 0 का, है ना। तो अब ध्यान दीजिए पहले वाले कंडीशन के लिए, जैसे मैंने t इक्वल 0 रखा, क्या यहां पर जैसे मैंने t इक्वल 0 रखा, देखिए t इक्वल 0, तो क्या ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, है ना। देखिए t इक्वल 0 पूरी वैल्यू 0, साइन 0, तो साइन 0 तो 0 ही होता है, तो माइनस ओमेगा ए भी 0 हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 0। यानी फर्स्ट पार्टिकल मतलब t इक्वल 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब वो ऊपर से स्टार्ट होगा या नीचे से, क्योंकि देखिए जब पेपर में क्वेश्चन आया था तो एक ही तरह का कई सारा दिया था। देखिए ऐसे आया था, एक ये भी बनाया था, एक ये भी बनाया था, ठीक है, एक ये भी बनाया था, है ना। तो अब कौन सा करेक्ट होगा उसके टर्म में हमको चेक करना पड़ेगा कि t इक्वल t/4 पे पार्टिकल एग्जिस्ट कहां कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम इस चीज को चेक कर लेंगे हमारा अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होता है। तो आइए, तो जब मैं रख करके चेक करूंगा किस वाले पे, t इक्वल t/4 पे, चलिए मैं इसको v2 लिख दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहां पर रखा इस वाले में, देखिए t/4, तो क्या मैं लिख दूं माइनस ओमेगा ए साइन 2 पाई कैपिटल टी, और उसकी जगह पर t/4, तो क्या t से t खत्म, और इससे ये खत्म करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो π/2। तो जो v2 की वैल्यू हो गई माइनस ओमेगा ए साइन π/2। बेसिकली मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो जिसको वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होती है। तो आप बस रखिए और देखिए कैसे बता रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार देख करके इसको सॉल्व करके हर हाल में कंसल्ट कर लीजिए कि ये कैसे होना है। तो जैसे मैंने रखा माइनस ओमेगा ए साइन π/2, तो साइन π/2 1 होता है पॉजिटिव, यानी v2 इक्वल माइनस ओमेगा ए, ठीक है। तो क्या जो v2 की वैल्यू माइनस ओमेगा ए आई, क्या उसने ये बताया कि t इक्वल t/4 पे पार्टिकल का कंडीशन मीन पोजीशन के नीचे होगा, यानी जो इक्वेशन में दिया था
वो वाला पार्टिकल क्या वो यहां से स्टार्ट होने वाला ग्राफ होगा, अभी चेक कर लिया जाएगा। आइए v2 इक्वल माइनस ओमेगा ए। अब किस वाले कंडीशन पे चेक करें, t इक्वल टू टी बाई 4 पे, उसको v2 लिखा था तो चलिए इसको v3 लिख दे रहा हूं। तो माइनस ओमेगा ए साइन 2 पाई कैपिटल टी, और यहीं पर लिख दूं 2t बाई 4, तो t से t खत्म, 2 to 4 हो गया, 4 से 4 खत्म, तो v3 माइनस ओमेगा ए साइन पाई, है ना, तो साइन 180 हो गया, और साइन 180 प्लस जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर कभी इस तरह का आ जाए, नहीं याद है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है साइन पाई प्लस जीरो, यानी साइन जीरो, और ये क्या हो जाएगी, पूरी जीरो वाली बात कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गई, v3 जीरो, यानी 2t/4 पे जो यहाँ पर डाउनवर्ड दिख रहा था वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, क्या ये पार्टिकल का कंडीशन है सीधे वहां पर, तो देखिए ये जीरो था, ये t/4 और 2t/4 पे यहाँ हो गया कि नहीं। अब नेक्स्ट चेक करना है, तो मैं क्या चेक कर लूं, v3 हो गया v4 किस कंडीशन पे, t इक्वल 3t/4 पे, तो माइनस ओमेगा ए साइन क्या लिख दूं 2 पाई कैपिटल टी और 3t/4। एक काम करते हैं, मैं यहीं पर वैल्यू ही रख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या जैसे ही मैंने रखा इस वाले में 2 पाई कैपिटल टी 3t/4, t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, तो देखिए कितना आ गया 3π/2। अगर 3π/2 आया है यानी हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, ठीक है। देखिए साइन पाई प्लस π/2 यानी 180 प्लस 90, और 180 प्लस 90 का मतलब कितना होगा मेरा, 180 प्लस 90 का मतलब साइन 90 लेकिन निगेटिव, तो -1, तो यानी जो यहां पर लिखा जाएगा वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि साइन 180 प्लस π/2 साइन 90, और साइन 90 कितना -1, क्योंकि वो 180 प्लस थीटा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v4 की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस ओमेगा ए, है ना। इसका मतलब उस कंडीशन के पार्टिकल कहां होगा, यहां होगा। तो देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अब किस पे चेक कर दें, t इक्वल टी पर, तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने यहां पर t इक्वल टी रखा तो कैपिटल टी से t कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, यानी कितना बचा माइनस ओमेगा ए साइन 2 पाई। तो क्या मैं लिख दूं यहां पर v5 करके माइनस ओमेगा ए साइन 2 पाई। अब ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा t इक्वल टी पे, तो जैसे ही मैंने स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी रखा, t से t कैंसिल, तो साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई का मतलब कितना साइन जीरो, क्योंकि 2 पाई प्लस जीरो साइन जीरो, तो जीरो हो जाएगा पूरा, तो v5 की वैल्यू क्या हो गई जीरो, यानी पार्टिकल यहां पर हो गया। तो ये इसका ग्राफ बना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे बनाए, फिर ये बनाए, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी ग्राफ चेक करना हो कि कौन सा ग्राफ कंप्लीट है या सही है या जो भी, तो मैंने कहा था ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब एक कंप्लीट साइकिल की बात होगी तो पार्टिकल जिस पॉइंट से चलना शुरू करेगा वहीं पर खत्म होगा। देखिए इसने मीन से चलना शुरू किया था, वापस घूम करके एक साइकिल के बाद वहीं पर आया, बस एक नीचे से तो दूसरा क्या है ऊपर से। इसका मतलब ये भी एक चेक करने का तरीका होगा कि कौन कौन से ग्राफ मेरे करेक्ट हो सकते हैं। देखिए कंप्लीट बनाया, ठीक है। अब ये बताया क्यों, जैसे हम लोगों के पेपर में जो आया एक ऐसे दिया था, एक ऐसे ही दे दिया था, ठीक है, एक नीचे से दिया था ऐसे, ठीक है। तो हमको चेक करना था बेसिकली, क्योंकि अगर मैं कंडीशन पूछा होता कि आप बताइए कि अगर कोई पार्टिकल x इक्वल a cos ओमेगा t से एक्सेशन कर रहा है और पूछा 3t/4 पे उसका कंडीशन कैसा होगा, तो तुरंत मैंने वेलोसिटी का ग्राफ मतलब कंडीशन लिखा। अब उस पर मैंने रखा, मैंने चेक किया t इक्वल 3t/4, तो मैंने क्या पाया कि जैसे हम 3t/4 पे किए हैं पार्टिकल का कंडीशन यहाँ पर देखिए, उस समय एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना है ओमेगा ए है, आपके सामने है ना। तो ये होता है इसको पढ़ने से फायदा, कहीं भी पूछा कुछ भी पूछा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम उसको रख करके सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो दूसरा अपने आप समझ में आएगा। ये तो वेलोसिटी का था, ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन का चाहिए तो जैसे मैंने v निकाला है वैसे मैं a निकालूंगा और एज इट इज उसकी वैल्यू रख करके दिखा देंगे। चलिए कर लिया जाए। क्या मैंने लिखा था x इक्वल a cos ओमेगा t, तो जो मेरा v आया था माइनस ओमेगा a
साइन ओमेगा टी आया। तो जब मैं इसका ए निकालूंगा फिर से वही काम, माइनस तो रहेगा ही, ओमेगा ए कांस्टेंट है, साइन का कॉस हो जाता है और इसका ओमेगा बाहर आएगा तो कॉस ओमेगा टी, है ना। चलिए, जब मैंने इसके लिए ग्राफ बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था ये चीज, है ना। तो अब जब मैंने इसके लिए दिखा दिया, मुझे किसके लिए चाहिए था, एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए लिखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। फिर से अपना वही काम बना लीजिए, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का कंडीशन रख दीजिए, उसी पे हमको चेक करना रहेगा कि एक्सेलरेशन का कैसा बनेगा अगर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा है तो। पहला कंडीशन क्या था, टी इक्वल 0, है कि नहीं। तो जब मैं टी इक्वल 0 वाली बात किया तो जैसे ही मैंने यहां पर टी इक्वल 0 रखा, अब ध्यान दीजिए, तो क्या ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, टी इक्वल 0 रखा तो क्या ये पूरी वैल्यू 0, तो इसको a1 लिख दूं। तो ध्यान दीजिए, क्या ये cos 0 1 होता है, मैक्सिमम होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये होगा तो जब मैं उसके लिए दिखाऊंगा एक्सेलरेशन के लिए तो कहां से स्टार्ट होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए से, यानी टी इक्वल 0 पे पार्टिकल कहीं यहां पर होगा। ये रहेगा पार्टिकल का कंडीशन, ठीक है। अब दूसरा चेक किया जाए, तो मैंने क्या कहा था, टी इक्वल टी बाई 4 पे, टी इक्वल टी बाई 4 पे, तो जैसे ही मैंने रखा टी इक्वल टी बाई 4, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस 2 पाई और यहीं पर रख दिया टी बाई 4। क्या टी से टी खत्म, इससे ये खत्म, तो यानी cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का मतलब सीधे कितना, cos 90 और cos 90 0, यानी जो a2 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। यानी जहां पर ये दिख रहा है आपको टी बाई 4 पे, यहां पर दिखाएंगे तो पार्टिकल मेरा यहां कहीं होगा, ठीक है। अब ये तो इसके लिए हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या था, ये दिखाए थे, मैंने कहा था t इक्वल 2t बाई 4, है कि नहीं। तो चलिए a3 लिख दूं इसको, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2 पाई कैपिटल टी और यहां पर लिख दिया 2t बाई 4, ठीक है। तो 2t बाई 4 रखे तो t से t कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी साइन पाई, ठीक है। अब देखिए जब यहां पर रखे तो साइन पाई वाली बात कर दिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0 वाली बात कर दे, सॉरी ये कॉस है ना, ये तो कॉस है। तो देखिए तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस पाई, ठीक है। और हम सबको पता है कि जब कॉस पाई वाली बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर रखा तो कॉस 180 हो गया, और कॉस 180 को निकालना मैंने सिखाया था, आप इसको लिखिए कॉस 180 प्लस 0, ठीक है, यानी कॉस 0, और कॉस 0 को मतलब कितना, -1, ठीक है, क्योंकि 180 प्लस थीटा था, तो क्या यहां पर -1 आएगा, तो a3 इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहीं पर -1 कर दूं तो a3 की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। अब ये बात ध्यान देना है कि मैं बार बार सिंबल पे क्यों फोकस करने के लिए कह रहा हूं, ध्यान क्या देना था कि अगर कोई पूछा होता पार्टिकल का कंडीशन कि कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है तो पूछता 2t/4 पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए एम्पलीट्यूड कितना होगा या कुछ भी पूछ दिया इस तरह, एक्सेलरेशन अगर पूछा तो क्या पूछा, t इक्वल 2t/4 पे एक्सेलरेशन, तो देखिए जब मैंने डाटा रखा तो कितना आया, ओमेगा स्क्वायर ए, तो रखने तो आना चाहिए, तो जैसे मैंने इसके लिए रखा तो क्या उस कंडीशन पे पार्टिकल कुछ यहां पर होगा, है कि नहीं, ठीक है। अब आइए चलिए, तो जब मैं उसके लिए बनाऊंगा टी के लिए 3t/4, यही लिखिए 3t/4, तो क्या मैं लिखूंगा a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस 2 पाई कैपिटल टी 3t/4, टी से टी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए
cos 3π/2 लिख दिया। तो अब देखिए क्या ये 90 वाली बात हो जाएगी, और जैसे ही 90 वाली बात करेंगे -ω²a, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 3π/2 को पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, यानी 180 प्लस 90, तो cos 90 तो जीरो हो जाता है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई मेरी? जीरो, यानी A4 की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, देखिए ये t इक्वल 0 था, ये t इक्वल 2t/4 हो गया। ठीक है, इसको लिखिए t इक्वल 3t/4, ये हो गया 2t/4। ठीक है, यहां पर लिखिए t इक्वल 3t/4, इसको बढ़ा दीजिए, और यहां पर लिखिए t इक्वल 4t/4, यानी सीधे लिख सकते हैं t इक्वल t। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? हमको अलग अलग कंडीशन पे उसका पोजीशन दिख जाएगा। चलिए अब मैं क्या दिखा दूं, t इक्वल t, है ना, तो क्या मैं लिखूंगा -ω²a, ध्यान दीजिए, तो cos 2π/t इंटू टी, क्या t से t कैंसिल, तो देखिए cos 2π हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा cos 2π, तो जैसे ही cos 2π की बात करेंगे यानी cos 0, और cos 0 1 पॉजिटिव होता है, तो क्या जो a की वैल्यू आ जाएगी -ω²a आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर लिखा गया तो ध्यान से देखिए cos 2π आया, और cos 2π प्लस 0 यानी cos 0 तो 1 हो जाता है, तो ये पॉजिटिव, तो -ω²a। अब सबका अलग अलग कंडीशन रखिए। पहले क्या था, देखिए t को 0 पे दिखा दिए, तो यहाँ पर था -ω²a आया, फिर मैंने क्या चेक किया t/4 पे, तो जैसे ही देखा यानी पार्टिकल का कंडीशन ये हो गया मेरा, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े कितना आया, प्लस ओमेगा वाली बात कर दिए, ये देखिए ये हो गया मेरा, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो जीरो वाली बात कर दिए, यहां पर ये हो गया। ठीक है, फिर जैसे ही हम आए तो -ω² वाली बात किए, तो वो तो यहां पर हो गया, है ना। बेसिकली आपको ध्यान क्या देना है, कभी भी जब आपको चेक करना है कि जो आपने ग्राफ बनाया करेक्ट है कि नहीं है, तो ध्यान क्या देना है कि जहां से स्टार्ट होता है देखिए ठीक उसी के इक्वल पे खत्म हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब जैसे मैंने बनाया था वहीं पे खत्म हुआ, इसका मतलब जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है वो करेक्ट है। अब जैसे क्वेश्चन वाली बात, जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा था तो क्या कहा था कि अगर x इक्वल a cos ओमेगा t है, तो जो एक्सीलरेशन कंडीशन t पे कितना होगा, कैपिटल T पे कितना होगा। तो आपने क्या देखा था, जैसे मैंने t इक्वल t वाली बात किया तो a इक्वल -ω² आया कि नहीं आया। यानी अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, तो जो उसका एक्सेलरेशन वाला कंडीशन बनेगा t इक्वल t पे, वो क्या होगा -ω²a होगा। कितने का फेज डिफरेंस आएगा, पाई का, क्योंकि यहां से वहां तक जब गया है तो पूरा उसने एक साइकिल कंप्लीट किया है, सॉरी 2 पाई का। ठीक है, कितने का मतलब फेज डिफरेंस आया, 2 पाई का। तो ये चीजें याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब एक साइकिल वाली बात आती है तो मैंने बताया था कि आप ऐसे चेक करिए कि पूरा यहां से यहां तक 2 पाई कहते हैं। ये भी समझाया था कि चाहे यहां से पूछे, देखिए 1 पाई और 1 पाई ये, तो 2 पाई वाली बात हुई कि नहीं हुई। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगा तो जो फेज डिफरेंस आएगा कितने का, 2 पाई का। तो अलग अलग जगह पर वैल्यू रख करके आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक से दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा, आपको ये बात तो कंफर्म हो जाएगा कि हम उस चीज को कैसे फाइंड करते हैं। अब उसका जो मन करे वो पूछे, एम्पलीट्यूड पूछे, कंडीशन पूछे, ठीक है, क्या उसका कंडीशन क्या होगा या फेज क्या होगा, कितने का गैप है, ये सब आप इन सबसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करने से मत हिचकिचाइएगा, उसको अच्छे से एक से दो बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, करेंगे ना हीरो। चलिए नेक्स्ट, अब आइए हम लोगों को पढ़ना है एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, तो एनर्जी इन एसएचएम में जब हमको कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे मान लीजिए मैं एनर्जी इन एसएचएम पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन पढ़ाया गया था, देखिए हमको इसमें सबसे पहले तो पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी,
फिर हमको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमको पढ़ना है टोटल एनर्जी। ठीक है, अब इसके इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ आपके इक्वेशन समझने से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लास में जब समझाते समय ये बात कहा था कि तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो कन्वर्जन होता था आपने देखा था कि जब मैंने इसके लिए बनाया था, कहा था कि ये वी मैक्स था मेन पोजीशन पे, तो यही तो जब यहां से डिस्प्लेस हुआ था तो यहां पर आया तो वी की वैल्यू क्या हो गई थी, 0। ठीक है, यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली बात किए थे तो x इक्वल ए वाली बात कर दिए थे। वैसे मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, बस आप उसको मन से समझिए और जहां जहां डाउट हो उसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, फिगर जरूर बनाइएगा जो उससे रिलेटेड होगा, जो फार्मूले यूज करेंगे फार्मूले पे कमांड बनाइएगा, ताकि अगली बार आए तो हमको बस कंक्लूजन से मतलब हो, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत ना हो। ठीक है, बिटवीन 10 से 20 सेकंड के अंदर इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप इसका कंडीशन समझ रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए आइए देखा जाए। सपोज करिए पहले मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि x इक्वल ए साइन ओमेगा टी लिख दिया, तो हम जानते हैं कि अगर मुझे v चाहिए तो क्या हो जाएगा, v इक्वल ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अब तो मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है कहां से आया था। अब जब काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप बताइए कि हम जानते हैं 1/2 mv² वाली बात कर देंगे, है ना। तो देखिए जैसे ही मैंने mv² वाली बात किया तो 1/2 m इसी का स्क्वायर कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो जब मैंने इसके लिए लिखा तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने पहले ही बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो वहां पर मैं इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो अब जब मैंने लिखा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर को अंदर कर दूं तो क्या ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन भी ध्यान में रखना है। और हम जानते हैं कि जो k की वैल्यू हम लोग पढ़ते थे ऐसे, k इक्वल m ओमेगा स्क्वायर ही पढ़ा जाता था। क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल k बाई m मैंने आपको पढ़ाया था। तो जहां पर मैंने ये लिखा है वहीं पर मैं लिख सकता हूं 1/k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिखा वो 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली बात कर दी है। ठीक है, अब इसके लिए जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन भी है, मतलब ये वाला। ठीक है, अब हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो सकता है, कब हो सकता है, कितना हो सकता है। ठीक है, वो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दोनों कंडीशन बता रहा हूं इसलिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछा, क्या पूछा आपसे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फिगर पे आते हैं। तो क्या हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगा, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होता है, मेन पोजीशन पे। और मेन पोजीशन पे जब बात करते हैं तो एक्स वैल्यू कितनी हो गई, 0 वाली बात कर दिए, है कि नहीं। तो अब ध्यान दीजिए जो बता रहे हैं, तो जहां पर मैंने x इक्वल 0 रखा, तो जैसे ही मैंने यहां पर x इक्वल 0 रखा तो क्या 1/2 k ए स्क्वायर हो गया। तो देखिए क्या मैं लिख दूं 1/2 k ए स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा तो 1/2 k ए स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये हमको ध्यान देना था कि कैसे हम इसका एनर्जी निकालते हैं। तो ये k मैक्स हो गया मेरा। ठीक है, अब दूसरा मैंने क्यों कहा कि हम इसका भी यूज कर सकते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी एंगल के टर्म में पूछा तो आप उसको कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मैंने यहां पर कहा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, वो सब ने दिया और बस ये दिया, ठीक है, और सीरियस में पूछ दिया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होना है, आप जानते हैं कि अगर मैं उसके लिए मैक्सिमम वाली बात करूंगा, ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसके लिए मैक्सिमम वाली बात कर दूं तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, है ना। तो जैसे ही मैं जानता हूं कि cos 0 हो तो cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कब होगा
जब ओमेगा टी इक्वल क्या हो जाए मेरा जीरो वाली बात कर दे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर जीरो रखा तो क्या ये वैल्यू हो जाएगी मेरी के मैक्स के लिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि ओमेगा टी की जगह पर जीरो रखा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब जब मैंने के मैक्स निकाला तो क्या पाया कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं के, 1/2 के ए स्क्वायर, है ना। क्यों दोनों बता रहा हूं साथ में, ध्यान दीजिए। ये तब था जब x इक्वल 0 वाली बात की होती। अगर कभी बोल दे कि पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है, x इक्वल 0 दिया और बोला कि अगर थीटा मैक्सिमम हो, सॉरी थीटा की वैल्यू 0 हो, तो बताइए मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी। तो आपने क्या देखा, चाहे वो x इक्वल 0 बोले या ओमेगा टी की वैल्यू 0 बोले, है ना, सीधे सीधे। तो x की जगह पर हम रख देंगे 0, तो 1/2 के स्क्वायर, या फिर पूरा ओमेगा टी की जगह पर रख दूं 0, या टी इक्वल 0 वाली बात करते तो 0। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अपने आप को क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का कंडीशन है और ये भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का कंडीशन था, ठीक है। तो टी इक्वल 0 कहिए या सीधे ओमेगा टी इक्वल 0 कहिए, उन सबके कंडीशन में हम जानते हैं कि वो वैल्यू क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है, ठीक है। इससे कहीं परेशान मत होइएगा, इसको ऐसे ही जैसे बता रहे हैं एज इट इज नोट करिए, चाहे वो इसके टर्म में पूछे या उसके टर्म में पूछे, दोनों के लिए डाटा सेम है। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा हो तब भी बात वही है, या 1/2 के स्क्वायर लिखा हो तब भी बात वही है, वहां से भी वही आएगा, यहां से भी यही आएगा, ठीक है। अब इसका जब मैं साइन वाला मतलब कॉस वाला बताएंगे तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आता है, ठीक है। तो क्या ये बात कंफर्म हुआ। चलिए क्यों साइन वाला कॉस वाला कह रहे हैं वो भी देख लीजिए, समझिएगा। अगर मैंने लिखा होता x इक्वल ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, तो ध्यान क्या देना है कि जब मैंने v निकाला, जब मैंने क्या निकाला v, तो v के लिए मेरा आ जाएगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखूंगा तो 1/2, देखिए m v स्क्वायर कर दूं तो ये तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाली बात हुई कि नहीं, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इसको लिखा तो मैंने इसके लिए ब्रेक करना सिखाया, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। इसको अंदर ला दूं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, चलिए अंदर ला देते हैं सीधे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो हुआ क्या सीधे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर और इसकी जगह पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैंने कहा ना कि ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। आप यहां पर देखिए, जब मैंने x इक्वल ए कॉस ओमेगा टी लिखा था तब भी, और x यहां पर जब इसके पहले लिखा था x इक्वल ए साइन ओमेगा टी लिखा था तब भी, क्या 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। तो पहली बात तो ये परेशान नहीं होना है कि साइन का दिया है या कॉस का दिया है, दोनों के लिए देखिए फॉर्मूला जो आया सेम आया। अब आते हैं मैक्सिमम पे और मिनिमम पे, ठीक है। तो अब ध्यान क्या दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कहा अगर मैक्सिमम की बात करें तो वही कंडीशन जैसे मैंने बताया कि x इक्वल 0 हो तो v मैक्स होता है। तो जैसे ही मैंने x इक्वल 0 वाली बात किया तो देखिए x इक्वल 0 कर दूं तो क्या यहाँ पर मेरा k मैक्स हुआ, और जब k मैक्स की बात करेंगे तो ये पूरी वैल्यू खत्म, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने वहां पर रखा तो अब ध्यान दीजिए ये 0 हो जाएगा, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो यहां से भी वही आया जो यहां से आया था, देखिए 1/2 के स्क्वायर, या फिर ये कह लीजिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा अगर मैं इस वाले इक्वेशन का यूज करता तो हमको पता है कि अगर ये कॉस के टर्म में दिया रहेगा, अगर के मैक्स चाहिए तो मैक्सिमम कब होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो,
और ये मैक्सिमम कब होता है? जब ओमेगा टी की जगह पर थीटा, आपको पता है, इसी के लिए मैं बता रहा हूं। हम जानते हैं कि साइन पाई बाई टू, ठीक है, 9 मतलब समझिए पाई बाई टू 1 हो जाए, कितना हो जाए 1, यानी सीधा मतलब है कि ओमेगा टी की वैल्यू जब मेरा पाई बाई टू, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो? जब पाई बाई टू हो। जब ओमेगा टी पाई बाई टू होगा तो यहीं पर मैं रखूंगा पाई बाई टू, यानी साइन स्क्वायर पाई बाई टू, यानी साइन 90 1 का स्क्वायर 1। तो जैसे मैं लिखूंगा यहां पर उसके टर्म में, तो के मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ठीक है। और हमको क्या पता है कि m ओमेगा स्क्वायर ए को हम लोग के लिखते हैं, क्या लिखते हैं? के। तो के मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की 1/2 के ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछे तो 1/2 के स्क्वायर वैसे भी और वैसे भी आता है। तो आपने क्या देखा, चाहे साइन का लिखा जाए या कॉस का लिखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। साइन और कॉस के लिए मैक्सिमम का भी फॉर्मूला वही आएगा जो उसके लिए है, ठीक है। जो फॉर्मूला यहां निकल करके आया वही वहां पर भी। अब थोड़ा सा मिनिमम वाली बात कर दे। देखिए काइनेटिक एनर्जी है, हम सबको पता है कि जैसे ही हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते हैं वी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। वी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगर वहां पर हम पहुंचे तो वी 0, तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि एक्स की जगह पर क्या लिख दूं? ए। एक्स इक्वल ए पे काइनेटिक एनर्जी खत्म, वही मिनिमम वाली बात कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने लिखा एक्स इक्वल ए, देखिए यहां पर एक्स इक्वल ए वाली बात कर रहे हैं, तो क्या काइनेटिक एनर्जी मेरी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 0 हो गया कि नहीं? कहां पर है ये? एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। ये कहां पर है? मीन पोजीशन पर। ये कहां के लिए था? मीन पोजीशन के लिए था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये मीन पोजीशन के लिए है, ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए है, ठीक है। हाँ, अब इस वाले में अगर मीन का हम कंडीशन चेक करेंगे तो देखिएगा जो इसका आता है ठीक उसका वहां पर साइन वाले में उल्टा हो जाता है। देखिए कैसे, क्या मैंने बोला कि जब cos 0 1 हो, यानी ओमेगा टी इक्वल 0 वाली बात कर दिए थे, कब? मैक्सिमम के लिए। कब? मैक्सिमम के लिए। अगर वो एंगल के टर्म में पूछा तब के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बी की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी मुझे इसको 0 करना पड़ेगा। तब फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम, ये कब के लिए था? फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम, है ना। तो उस केस में जो ओमेगा टी होगा वो मेरा पाई बाई 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। जैसे ही यहां पर 0 आएगा अपने आप भी 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू 0, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 0 करना चाहते हैं तो उस समय जो ओमेगा टी की जो वैल्यू आएगी वो कब आएगी? पाई बाई 2 पे। कब आएगी? पाई बाई 2 पे। ये याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल सिस्टम कर रहा है, उसके टर्म में एनर्जी पूछा और ये इक्वेशन दिया और पूछा काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी, तो मैं इसको 0 कर नहीं सकता, इसको 0 करूंगा नहीं, ये 0 हो नहीं सकता। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर। और वो तभी पॉसिबल है जब वहां पर ओमेगा टी की जगह पर क्या है? पाई बाई 2, यानी ओमेगा टी पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 0। तो सीधे सीधे हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिख देंगे? 0, है ना। ये कब है? 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब ध्यान दीजिए, बता क्यों रहे हैं? अगर ये टर्म इसके लिए आया तो इसके लिए भी तो वही चीज, जैसे मैंने बोला कि यहां पर के मैक्स दिया हुआ था इतना, अब मैंने कहा ये सारा कंडीशन मैक्सिमम के लिए था, ये फॉर मैक्सिमम था, ये फॉर मैक्सिमम है। अगर फॉर मिनिमम में डिस्कस करना चाहूं, अब देखिए अगर मैं मिनिमम के लिए डिस्कशन करना चाहता हूं तो पहली बात तो लेंथ वाले पे आते हैं, सेम चीज वही। क्या जब x की वैल्यू सबसे ज्यादा चला जाए तो यानी एम्पलीट्यूड वाली बात कर देंगे, तो सीधे कहेंगे कि x इक्वल a हो जाए,
है ना। जैसे एक्स इक्वल ए वाली बात की इसी इक्वेशन में, ठीक है, यहीं पर रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी रखे तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो ये ध्यान देना है कि वो कब जीरो होने वाला है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके लिए कंडीशन डिस्कस किया, ठीक है, ध्यान दीजिए एंगल के टर्म में, अच्छा यहां पर बताया है एंगल के टर्म में। अब देखिएगा अगर कॉस का साइन का दिया हुआ है, हम जानते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी इस वाले का इक्वेशन दिया और पूछा कब जीरो होगा, तो अब ध्यान दीजिए ये सब तो कांस्टेंट तरह बिहेव करेगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। तो हम जानते हैं कि अगर साइन जीरो हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका सीधा मतलब है कि ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं सीधे, काइनेटिक एनर्जी, यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 के लिख दे रहे हैं अब साइन स्क्वायर जीरो, है ना। तो कब हुआ, जब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। दोनों बताने का पर्पज इतना था कि अगर कभी असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा, ये दिया और पूछा कि वो कब जीरो होगा, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए अगर उसने x इक्वल ए कॉस ओमेगा टी दिया है, तो असर्शन रीजन में पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी, उसमें से एक कंडीशन ये बना देंगे जब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो हो। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए यार साइन के लिए जब x इक्वल ए कॉस ओमेगा टी देता है तो v इक्वल इतना आता है, उसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से ये सब तो जीरो हो नहीं सकता, तो बचा कौन, ये। अब ये जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो हो, यानी जीरो कब होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको चेक करनी पड़ती है कि वो कौन सा इक्वेशन दिया है, साइन के दिया है या कॉस के दिया है। आपने जब देखा सीधे सीधे पीछे वाले में ठीक इसका उल्टा आया था, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो कब थी, जब ओमेगा टी इक्वल π/2 था, ठीक है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो कब थी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो कब थी, जब ओमेगा टी इक्वल जीरो था, ठीक है। तो साइन के लिए और कॉस के लिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप पढ़िएगा तो इसको एक साथ ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको सिखाया है ना कि जब एक साथ बनाएंगे तो कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा उसी बहाने, और उसको करने के बाद खुद से लिखिएगा, क्योंकि असर्शन रीजन में आपसे कंडीशन पूछता है कि कब जीरो होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको पूरा इतना डिटेल में बताया था। और आप भी जानते हैं कि अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो याद करने से ज्यादा अच्छा है कि आप वैल्यू रख करके पुट करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जब दिमाग में चलेगा ना तो वहां पर गलती से भी अगर आया तो कम से कम कुछ नहीं होगा, तो इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन लिखते समय ध्यान में आ जाएगा यार यहाँ पर जीरो रख सकते हैं, यहाँ पर π/2 रख सकते हैं, तो उस केस में वो वैल्यू दिखती है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इस चीज पे प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफ ऑफ एनर्जी। हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ एनर्जी की। चलिए ग्राफ ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दिया, आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लीजिए, टोटल एनर्जी पढ़ लीजिए, तो ग्राफ एक साथ बताएंगे। चलिए ये तो काइनेटिक एनर्जी का कंडीशन था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जब हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में पढ़ते हैं, देखिए जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म की बात करते हैं तो पहले तो कुछ समझिए आप, इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए जब भी बात आती है, मैंने हमेशा आपको डेरिवेशन करते समय एक चीज को कहा है कि पहले आप फिगर से फॉर्मूले को समझिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि जब उसकी वैल्यू आए तो आपको रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार ये x इक्वल 0 था, यहाँ पर v मैक्स वाली बात करते हैं, तो जब इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पर तो हम लोग बोलते हैं x इक्वल a है। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि पार्टिकल पहले यहीं पर था, चलिए ऐसे दिखा दिया,
ये रहा मेरा पार्टिकल। तो उस समय जो इसका डिस्टेंस दिखाया जाए स्मॉल dx दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बताया था ये चीज कि अगर ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है तब भी तो हम उसके लिए लिखेंगे F इक्वल माइनस एक्स, यानी फोर्स वाली बात तो करेंगे ना सीधे सीधे। अब हम जानते हैं कि जब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए, तो हम लिखा जाएगा यहाँ पर भी F इक्वल माइनस के एक्स। ये तो फोर्स चाहे मैं किसी भी पॉइंट के लिए लिखूंगा यही रहेगा, है ना। लेकिन जब मुझे वर्क डन चाहिए, यानी अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया हूं तो डी डब्ल्यू, तो क्या मैं वहां पर लिखूंगा वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो वो क्या लिखा जाएगा माइनस एफ और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। तो जब डी डब्ल्यू की बात की, ठीक है, जब अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स वाली बात करते हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल माइनस एफ डी एक्स लिखा जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, तो माइनस और एफ की जगह पर क्या लिख दूं माइनस के एक्स डी एक्स। तो क्या जो डी डब्ल्यू की बात हो गई वो तो पॉजिटिव के एक्स टी एक्स हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिए, क्या मैंने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लिया, अगर मुझे पूरा वहां से वहां तक डिस्प्लेस करना होता, यहां से वहां तक के लिए मान लिया मैंने जीरो से लेकर के एक्स तक, चलिए ठीक है, ये तो मैक्सिमम दिखा दिए सीधे। मान लेते हैं जीरो से लेकर के एक्स इक्वल जीरो टू सीधे एक्स इक्वल एक्स लिख दे रहे हैं, पहले मैक्सिमम वाली बात बाद में कर देते हैं। तो क्या इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम जब जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो तो डब्ल्यू हो जाएगा, लिख लीजिए डी डब्ल्यू इक्वल के को बाहर कर लीजिए एक्स डी एक्स, जीरो से लेके एक्स वाली बात कर देते हैं सीधे। तो अब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है सीधे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कर दिए बाई 2 कर दिए, जीरो से लेके एक्स वाली बात कर देते हैं, यहाँ पर के पहले से था। तो क्या 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्योंकि जीरो लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाली बात कर देते हैं, इसी को हम लोग यू से भी दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसके टर्म पे हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी वाली बात हुई। अब कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये चीज समझिए, ठीक है। वो तो फिगर से था, इस फिगर में ध्यान क्या देना है कि हम किसी भी पॉइंट पे अगर कंसीडर करेंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा वो यही काम करेगा, डन। अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स का जो वर्क डन निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है, डी डब्ल्यू इक्वल माइनस एफ डी एक्स वाली बात होगी। तो जैसे मैंने लिखा डी डब्ल्यू इक्वल माइनस के एक्स डी एक्स, तो डी डब्ल्यू इक्वल प्लस के एक्स डी एक्स वाली बात हो जाएगी, इंटीग्रेट कर देंगे ये डाटा आ जाएगा मेरा, ठीक। अब जो मेन चीज है वो चीज, जैसे अगर मैंने इक्वेशन लिखा था x इक्वल ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी वाली बात कर रहा हूं u वाली, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं यहां पर लिख दिया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मेरा डाटा आएगा, कंफर्म है। अब यहां पर फिर से वही चीज मैक्सिमा मिनिमा ये सब चीजें ध्यान देना है, ठीक। अगर मैं सीधे इस वाले का यूज करता फॉर मैक्सिमम, की बात कर दूं, तो अगर मैं इसके लिए बोला तो सीधे अगर मैं लिख दूं x इक्वल ए, तो कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही मैंने बताया कि यहीं पर अगर मैं जीरो से ए लिख देता तो क्या यहाँ पर सीधे मेरा 1/2 के ए स्क्वायर आता, जैसे x इक्वल ए, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी तो मेरा यहाँ से यहाँ तक को ए लिखा जाता है, तो मैं उसके टर्म में सीधे 1/2 के स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये मैक्सिमम एनर्जी वाली बात कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये चीज, ठीक है। अब समझिए, जब ये लिख दिया मैंने, लेकिन अगर वो ये डाटा दिया और इसके टर्म में पूछा कि एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो मैंने फिर से आपसे क्या कहा कि अगर साइन का टर्म है तो साइन के टर्म में अगर मैक्सिमम चाहिए तो हम जानते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो π/2, क्योंकि साइन π/2 यही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। यानी ओमेगा टी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा π/2। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सब जब असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा तो मैक्सिमम शो करेगा।
मैंने क्या बोला कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो 1/2 k² कांस्टेंट की तरह काम करेगा। डिपेंड किसके ऊपर होना है, इसके ऊपर होना है, ठीक है। तो ओमेगा टी यानी ओमेगा टी की वैल्यू π/2, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन π/2 या साइन π/2 की वैल्यू कितनी 1, तो ओमेगा टी इतना। तब भी यहां से भी निकाला जाएगा जब, तो u की जो वैल्यू आ जाएगी ये चीज सेम 1/2 ka², ठीक है। अगर लिख रहे हैं इस तरह, या फिर u को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा² a²। तो ये सब हमको ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए लाइए अगर कॉस का भी यही बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या मैंने x = a sin ओमेगा t लिखा था? अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया x = a cos ओमेगा t, तो सेम डाटा लिखेंगे यहां के लिए भी। तो जैसे मैंने इसको लिखा तो u के लिए 1/2 k x², देखिए x² वाली बात कर दे तो क्या अब मेरा हो जाएगा a² cos² ओमेगा t, है ना। और अब इसके लिए मैक्सिमम पूछा, ध्यान दीजिए। तो हम जानते हैं कि उस केस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और ओमेगा टी की वैल्यू जब 0 होगा, कितना 0, तो cos 0 होगा, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो जब मैं यहां पर लिख दूं ओमेगा टी, देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो तो cos 0 1 होगा, cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। यही लिख दे रहे हैं। तो cos 0 1, तो उस समय जो वैल्यू आएगी 1/2 ka² आएगी। ये रहा मेरा a max, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। दोनों ध्यान दीजिए, जब मैंने कहा x = a sin ओमेगा t है, तो उसके लिए आया u = 1/2 ka² sin² ओमेगा t आया। ये साइन का टर्म था, किसका टर्म था? साइन का। तो क्या मैक्सिमम की बात करेंगे तो दो चीज होता है, x = a इस वाले में रखें तो 1/2 ka² आया। लेकिन अगर वो एंगल का टर्म दिया, किसका टर्म दिया, और एसर्शन रीजन ने पूछा, इसके टर्म में मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो π/2। क्यों? क्योंकि साइन π/2 1 होता है, तो जो उसकी वैल्यू आएगी 1/2 ka², क्योंकि जब यहां पर रखेंगे तो साइन स्क्वायर π/2 तो 1, उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तब भी तो यही आया। लेकिन शर्त क्या है, ओमेगा टी की वैल्यू π/2। लेकिन अगर यही चीज कॉस के लिए आया, किसके लिए आया? कॉस के लिए, तो u के लिए 1/2 ka² cos² ओमेगा टी होगा। और अब मैक्सिमम पूछा, ठीक है, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तब जाकर के वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है कुछ नहीं, बस डिपेंड करता है कि वो किसके लिए पूछा है, साइन के लिए या फिर कॉस के लिए। साइन के लिए पूछा है तो π/2 पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और अगर वो कॉस के लिए पूछा है तो ओमेगा टी = 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये कंडीशन है, एसेंशियल रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दिया जाता है कि कब ये मैक्सिमम होगा। या फिल देखिए फिल द ब्लैंक्स वाले आ जाए या मैचिंग वाला आ जाए, उन सब में ये चीज आपको ध्यान देना पड़ता है कि कब वो मैक्सिमम हो रहा है और कब मिनिमम हो रहा है, ठीक है। तो क्या मैक्सिमम वाली बात हो गई? अगर मैं इसी पे मिनिमम पूछूं, क्या पूछूं? मिनिमम। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं यार जब x की वैल्यू क्या हो जाए 0, x की वैल्यू क्या हो जाए 0, यहीं पर लिख दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर मिनिमम। किसकी बात कर दे रहा हूं मैं सीधे, क्या अलग से पढ़ाऊं, यहीं पर बता दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही x = 0 होगा, पूरी वैल्यू 0, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दी है, कोई समस्या। लेकिन अगर वो एंगल पे आया, किस पे आया? एंगल पे, तो अगर साइन का टर्म है, यानी जब x = a sin ओमेगा t था, तो साइन कितना होना चाहिए? 0। साइन कितना होना चाहिए? तो साइन 0 0, देखिए उसका उल्टा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर साइन का हुआ इस वाले के लिए तो मिनिमम, एक तरफ साइन के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है, और एक तरफ x = a cos ओमेगा t। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब? जब ओमेगा टी 0 हो। कब? जब ओमेगा टी 0 हो। अगर वो कॉस के लिए देगा तो यहां पर देखिए, ठीक है, तो यहां पर 0 कहा था ना, लेकिन अब उसके लिए जब 0 चाहिए, है ना, तो हम जानते हैं कि अगर कॉस का टर्म होगा तो उस समय ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/2। कितनी? क्योंकि जैसे ही मैं यहां पर रखूंगा 1/2 ka² cos² π/2 cos 90, और cos 90 0 हो जाता है, कहानी खत्म।
डन है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जब लिखेंगे तो यू मैक्स सॉरी मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो असर्शन रीजन में पूछा या कहीं पर भी पूछा, मैचिंग में पूछा, एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कब मैक्सिमम होना और कब मिनिमम होना। इसको जब भी लिखिए, जैसे मैं अगल बगल लिख रहा हूं ना, अभी अगल बगल लिख करके ही प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन था। चलिए अब टोटल एनर्जी पढ़ लीजिए। देखिए जब बात टोटल एनर्जी की आई तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मन से पढ़िए क्योंकि इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसका जो हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो वैल्यू निकाली जाती है एवरेज वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूले पे आते हैं। क्या जो एक कंडीशन लिखवाए हैं, ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी के लिए देखिए टोटल एनर्जी चाहिए मुझे, तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लिखवाए थे। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो लिखवाए थे 1/2 के ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर लिखवाए थे, है ना। जब मैं इसको ओपन करूं 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्या ये कट जाएगा? तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया क्या 1/2 के ए स्क्वायर आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रेड कलर अच्छा है। ठीक है, अब देखिए मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला और पाया था, मैंने कहा था 1/2, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, जैसे देखिए पीछे देखिए, क्या यहां पर जब निकाले हैं तो v इतना था, तो यहां पर देखिए जैसे ही निकाले, अच्छा ये तो इसके लिए था, यहां पर देखिए x इक्वल ए साइन ओमेगा टी था, तो v इक्वल ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी आया, निकाले तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आया है कि नहीं आया। ठीक है, जब पोटेंशियल वाली बात किए थे, यहां देखिए तो यहां पर के एक्स स्क्वायर आया है कि नहीं आया। ठीक है, और जब उसके टर्म में ब्रेक किए थे तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर आया है कि नहीं आया। इसी चीज का यहां पर यूज कर रहे हैं, एक तो लेंथ वाला बता दिया, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, और जब यहां पर लिखेंगे तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो क्या ये सब कॉमन ले लूं, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा मेरा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचा, ये कितना हो जाता 1। तो क्या टोटल एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आया, और हम जानते हैं कि एम ओमेगा स्क्वायर को के लिखा जाता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी के लिए क्या 1/2 के ए स्क्वायर आया, आया ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चाहे मैं लेंथ वाली बात किया या ये वाली बात किया, दोनों के लिए इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग ये बोलते हैं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है। किसके लिए? टोटल एनर्जी के लिए। डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल ना होने का मतलब क्या है, चाहे मैं किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, टोटल एनर्जी की वैल्यू बदलनी नहीं है, यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एम्पलीट्यूड और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करने वाली बात कर रहे हैं, और उन दोनों से क्या पता चला कि टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में कोई चेंजिंग, क्योंकि यहाँ पर लेंथ का कोई रोल है नहीं, एंगल का कोई रोल है नहीं। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कंफर्म हो गया। अब बताए क्यों, दो तीन चीजें हमेशा हमारे दिमाग में चलनी चाहिए कि जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने का फायदा तब होगा जब इसका कंक्लूजन निकाल पाए। ठीक है, जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग बताया, टोटल एनर्जी को एक साथ बताया, फिर मैंने जब रिजल्ट निकाला तो मैंने देखा यार थीटा का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। क्यों? अगर मैं 30 रखूंगा तो यहाँ भी रखूंगा, यहाँ भी रखूंगा, तो तब भी तो ये 1 ही आएगा। यहाँ 60 रखूंगा तो यहाँ भी 60 रखूंगा, तब भी 1 ही आएगा। इसका मतलब ये थीटा से इंडिपेंडेंट है।
है कि नहीं? यहीं पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, थीटा से क्या है मेरा इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके टर्म में लिखूं तो देखिए एक्स का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली बात कर देते हैं। ठीक है, ये किससे इंडिपेंडेंट है? एक्स से। यानी एक्स और थीटा से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कहां से आया कैसे आया ये आपके सामने था। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जो इक्वेशन बताए हैं, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम हो सकता है? ठीक है, आखिर कोई तो ऐसा कंडीशन होगा जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल वाली बात कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर जैसे क्यों इक्वेशन लिखे हैं तो ये वाली बात और ये वाली बात आए कि नहीं आए? ठीक है, तो ये भी ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखे होते तो मैं बोलता कि यार कोई तो वैल्यू ऐसी होगी जहां पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी, है कि नहीं? इसी के टर्म में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा जाता है कि आखिर कब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम हो सकता है। तो कंडीशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले तो ये फार्मूले पे आ जाते हैं, 1/2 k² माइनस एक्स स्क्वायर वाली बात कर दूं तो जैसे ही मैंने इसके लिए लिखा तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिखूंगा तो 1/2 kx² वाली बात कर दो तो क्या 1/2 से ये पूरा कट जाएगा तो a² माइनस x² इक्वल x², तो a² इक्वल 2x², तो a²/2 कर दूं तो ये x² और जैसे ही हम इसको रूट में लेंगे ये भी और ये भी, तो देखिए क्या x की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस a/√2 आएगी, है ना? ठीक है, यानी x इक्वल प्लस माइनस a/√2 पे वो दोनों वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जैसे हम लोग एंगल पढ़ते हैं, ये तो मान लीजिए लेंथ के टर्म में हो गया, किस समय सेम होगा। क्या अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² cos स्क्वायर ओमेगा t और लिखा था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² sin स्क्वायर ओमेगा t, लिखा था कि नहीं? ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं काटूं तो क्या ये पूरा कट जाएगा? ठीक है, दूसरा तो यहां पर जब निकालने वाली बात आई तो cos स्क्वायर ओमेगा t sin स्क्वायर ओमेगा t अपॉन में कर दूं sin ओमेगा t cos स्क्वायर ओमेगा t, 1 हो गया कि नहीं हो गया? यानी सीधे मतलब है कि tan स्क्वायर ओमेगा t इक्वल 1, है कि नहीं? समझ आई बात? तो यहां से हम देख रहे हैं तो हमको पता है कि ये कितना होना चाहिए मेरा 45, यानी tan 45 वाली बात हुई। यानी जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए 45 डिग्री, मतलब सीधे सीधे ये कहिए कि थीटा इक्वल 45 पे वो वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब दोनों कंडीशन याद रखने वाली बात क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए पेपर में दिया कि अगर वो लेंथ इक्वल a/√2 पे सेम है तो पूछा एंगल कितना होगा, पूछ दिया कि किस एंगल पे वो होना, या तो आप बैठ के पूरा निकालिए या तो आपको अच्छे से पता है यार जब ये इतना है ये इतना है, सीधे सीधे फार्मूले का कमाल देखते तो हम लोग को अच्छे से पता है कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² cos स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं और यहाँ पर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² sin स्क्वायर थीटा, है ना? तो जब ये दोनों वैल्यू सेम कब होती है? हमको अच्छे से पता है थीटा इक्वल 45 पे, और वही यहाँ पर रिजल्ट आया है ना? तो अगर एसर्शन रीजन में ये कंडीशन दिया और ये पूछा या ये दिया ये पूछा तो आपके सामने है कि वो कब इक्वल होता है। समझ आया? तो इस कंडीशन में जो हम रख करके चेक करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है? सेम हो जाती है दोनों के लिए। ठीक है, तो थीटा इक्वल 45 हो और लेंथ के टर्म में a/√2 पे प्लस माइनस दोनों के लिए वो वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी सेम हो जाएगी। डन? कोई समस्या? चलिए अब इसका एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन बहुत अच्छे से समझिए।
अब जो बताने जा रहे हैं वो आपका जेई का क्वेश्चन, वो आपके अपने नीट का क्वेश्चन, ठीक है। और वो असर्शन रीजन में बहुत खतरनाक तरीके से पूछा जाता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि यार काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा जाता है 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है ना। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जाता है वो 1/2 k एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। लिख दिए, कोई समस्या? ध्यान दीजिए, पहले ये समझ आएंगे तब दूसरा बताते हैं। क्या हम जानते हैं कि x इक्वल a/√2 पे प्लस माइनस a/√2 पे ये वैल्यू सेम होती है? तो चलिए निकाल के देखा जाए कितना होता है, ठीक है। हम लोग यही निकाल लेंगे तो उसको वहां पर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे ही मैंने रखा काइनेटिक एनर्जी 1/2 k a स्क्वायर, और इसकी जगह पर जब रखेंगे तो क्या ये a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा? हो गया कि नहीं? तो क्या ये 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या 1/2 k 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, तो क्या 1/4 k a स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान दीजिए, चाहे वो ऐसे लिखा जाए 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्या ये वैल्यू आई? ठीक है। अब इसके टर्म में लिखूं तो 1/2 k x की जगह पर a/√2 का स्क्वायर कर दूं, प्लस माइनस कुछ भी करेंगे बात वही आएगा। तो जैसे ही रखा तो 1/2 k a स्क्वायर बाई 2, तो क्या 1/4 k a स्क्वायर या 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आया कि नहीं? तो आपने क्या देखा यार, ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। यानी a/√2 पे उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि यही वैल्यू एवरेज वैल्यू कही जाएगी। क्या कही जाएगी? इसी को एवरेज वैल्यू एनर्जी के लिए। हर जगह इसकी वैल्यू बदलनी नहीं है। अब थोड़ा सा समझिएगा, अभी कुछ देर पहले जब मैंने इसको निकलवाया था, मैंने कहा था कि इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है, तो चाहे काइनेटिक हो या पोटेंशियल। तो जब मैंने वैल्यू निकाला तो क्या ये आया? यानी किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो हर समय इसकी वैल्यू तो ही, यानी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है या पोटेंशियल काइनेटिक में। समझ में आई ना बात? इसलिए कंडीशन याद रखना चाहिए एकदम तोते की तरह। कब x इक्वल a/√2 पे इक्वल होगा कितना होगा? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसी को एंगल के टर्म में डिफाइन करूं, किसके टर्म में? तो क्या मैंने कहा था कि 1/2 k कॉस स्क्वायर ऐसे a स्क्वायर, देखिए कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, चाहे ओमेगा टी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? ओमेगा टी। तो मैंने कहा था ना कि ओमेगा टी की वैल्यू 45 होनी चाहिए। तो जब ओमेगा टी की वैल्यू 45 रखे या थीटा की वैल्यू 45 रखे तो 1/2 k a स्क्वायर, और जैसे ही वहां पर रखा तो क्या 1/√2 का स्क्वायर हुआ? तो 1/2 k a स्क्वायर, तो ये 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना आया? 1/4 k a स्क्वायर आया। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो देखिए ना, सबके लिए वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इन सब चीज देखिए, पूरा डिफाइन करके पढ़ाने का रीजन यही है कि कभी अगर असर्शन रीजन में पूछा या वो मैचिंग वाले में दिया कंडीशन के साथ, तो ये सब फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। जितना बढ़िया हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उतने अच्छे से वो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये सब में डाउट है तो वहां पर डाउट होना है, ठीक है। देखिए ना कितना इजी है, बस ये ध्यान रखना है कि कब कब वो हो रहा है। सबके लिए रखे, सबके लिए देखिए सबकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग ग्राफ पे। किस पे? ग्राफ पे। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जब समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है और पोटेंशियल काइनेटिक में। चलिए, क्या टोटल एनर्जी के लिए जब बताए थे तो मैंने उसके लिए बोला, ठीक है, समझिए, क्या मैंने ये बोला कि वो ए पे ऐसे बना लीजिए पहले, ठीक है। थोड़ा फार्मूले पे आते हैं। क्या मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला 1/2 k x स्क्वायर, है ना। तो समझिए,
अगर मैंने यहाँ पर माइनस ए वाली बात किया, किसकी बात किया, तो ध्यान दीजिए, क्या 1/2 के माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, 0 हो जाएगा, यानी वो यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्लस ए रखा तो प्लस ए की जगह पर रखूंगा तो 0 वाली बात करेंगे, क्योंकि तब भी तो ए स्क्वायर आएगा, तो 0, तो प्लस ए पे 0 वाली बात हो गई कि नहीं होगी। क्या ये क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक है तो ये तो डन है, पैराबोला बनेगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। अगर मैं x इक्वल 0 की बात करूं, किस बात करूं, 0 की, तो जैसे x इक्वल 0 कहा तो क्या वो x इक्वल 0 ये है, तो 1/2 के ए स्क्वायर बचेगा, यानी मैक्सिमम होगा। तो क्या इसका ग्राफ जो बनेगा, ये वाली बात हो गई, क्योंकि x इक्वल ए पे 0, x इक्वल प्लस ए पे भी 0, और x इक्वल 0 पे मैक्सिमम, डन। अब अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं पोटेंशियल के लिए, तो क्या जैसे मैंने x इक्वल 0 कहा तो ये पूरी वैल्यू 0 थी, है ना, लेकिन जैसे ही मैंने x इक्वल माइनस ए कहा, देखिए x इक्वल माइनस ए तभी तो स्क्वायर होगा, तो 1/2 के माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मैक्सिमम होगा कि नहीं। तो जब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी जो ग्राफ बनेगा ठीक इसका उल्टा बन जाएगा, समझ गई, डन, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए है, और जो ये वाला है वो किसके लिए है, पोटेंशियल के लिए। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, जब टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी, देखिए हमने आपसे क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो तो हर जगह फिक्स था, कांस्टेंट था, तो उसकी वैल्यू बदलनी नहीं है, यानी वो सीधे स्ट्रेट लाइन वाली बात कर देते हैं। क्या ये बात कंफर्म हो गया, ये इसका ग्राफ था, ठीक है। अब दो चीज समझिए, हम लोगों से इसका फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी। जो बता रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, सेशन रीजन समझिए, चाहे जो समझिए अच्छे से समझिएगा। आपने देखा कि टाइम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का भी वेरिएशन हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का भी वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके टर्म में जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये डाटा था मेरा, ठीक है। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा तो पहले तो इसको ब्रेक करिए, आप उस वाले फॉर्मूले पे आइए जो मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने पढ़ाया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहीं पर पढ़ाया था कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, काइनेटिक के लिए। और जब पोटेंशियल वाली बात किए थे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कॉस है तो यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। बहुत मन से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी इस स्क्वायर वाले पे फ्रीक्वेंसी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने कहा था कि एसएचएम के टर्म में जो स्क्वायर होगा उसको हम ये बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, पीरियोडिक है, लेकिन एसएचएम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम उसको पहले सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे या कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, चलिए कहाँ बताएं, यही बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ समझा देंगे। cos 2 थीटा, तो क्या मैंने पढ़ाया था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो अगर मैं इस चीज का यूज करूं जब यहाँ पर, ठीक है, तो क्या जो चीज वहां पर लिखा गया है काइनेटिक एनर्जी, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख दे रहा हूं 1/2 के, इस पूरे को के लिख दे रहा है, ठीक है, के ए स्क्वायर, और जहां पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो क्या ये वाली बात है ना, तो इसको उठा के इधर कर दूं, तो क्या 1 + cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा, है ना। तो अब देखिए क्या मैं वहां पर लिख दूं सीधे सीधे, तो 1 + cos 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख दिया। मैं आपको आगे ये चीज पढ़ाऊंगा, तो क्या ये 1/4 के ए स्क्वायर आया, और अंदर क्या आया 1 + cos 2 ओमेगा टी, कहां से, इस वाले का यूज करके, ठीक है। ये इक्वेशन ही आपसे पेपर में पूछा गया है कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब जैसे अब जो बता रहे हैं उस पर समझिएगा, क्या जो टी के साथ होता है उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो क्या यहां पर जो लिखा गया वो 2 ओमेगा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कलर चेंज कर दे रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
तो वो हो जाएगा 2 ओमेगा, और सिर्फ फ्रीक्वेंसी कहेगा तो ये हो जाएगा 2f। कितना हो जाएगा? 2f, क्योंकि ये t के साथ जो मल्टीप्लाई है उसी का 2 टाइम है, इस नाते यहां पर लिख देते हैं। दूसरा, अगर वो डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा होता, देखिए x इक्वल अगर a cos ओमेगा t पूछा, या फिर x इक्वल a sin ओमेगा t पूछा, साथ में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। क्या यहां t के साथ 1 ओमेगा है, तो इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो तो ओमेगा हो जाएगी, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी कहेगा, फ्रीक्वेंसी वो तो f हो जाएगा, यानी t के साथ 1 ओमेगा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1, और जो है उसकी फ्रीक्वेंसी f वाली बात कर देंगे, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर t के साथ 2 ओमेगा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, और t के साथ जो है 2 ओमेगा था तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल, तो 2f, यानी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2f हो गई। दूसरा, आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग एक बार यहाँ पे मैक्सिमम होगा, एक बार यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही मैक्सिमम वाली बात करते हैं तो वो तो पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। और आपको अच्छे से याद है कि जब मीन पोजीशन की बात करते हैं, तो जब ये वाले कंडीशन पढ़ाए थे, देखिए, तो एक बार जाते समय भी मैक्सिमम और एक बार आते समय भी मैक्सिमम, तो 2 बार मैक्सिमम होता है कि नहीं, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 2f लिखी जाती है। समझ में आई बात ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वी मैक्सिमम 2 बार बात करते हैं, इसीलिए हम वहां पर 2f वाली बात कर दिए, ठीक है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट का पूछा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी f। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा तो इतना, ठीक है। ये किसका कंडीशन था? काइनेटिक एनर्जी का। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछूं, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए है? ये चीज देखिए, है ना। तो क्या जब मैं इसका यूज करूंगा तो अब मैं इसको उठा के इधर कर दूं और इसको उठा के इधर कर दूं, तो क्या जब इधर आएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, और जब ये इधर आएगा तो 1 माइनस 2 cos 2 थीटा होगा, थीटा की जगह पर कितना? ओमेगा टी, ठीक है। आइए यहीं पर बताना चाहता हूं, चलिए यहीं पर बता दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या मैंने जब लिखा तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा नहीं, ये कलर ले रहे हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या वो लिख दूं 1/2 k a स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? अब इसको उठा के इधर कर दिया हूं, ये इधर हो गया है, तो यहां पर क्या हो गया? 1 माइनस 2, सॉरी 2 नहीं, cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, तो क्या ये 1/4 k a स्क्वायर 1 माइनस cos 2 ओमेगा t हो गया? तो देखिए स्क्वायर से हट गया कि नहीं, वो भी स्क्वायर से हट गया था, तो क्या यहां भी t के साथ 2 ओमेगा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 ओमेगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2f हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? तो इसलिए इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2f, सॉरी 2 ओमेगा, फ्रीक्वेंसी 2f, बिल्कुल उसके जैसा हुआ कि नहीं हुआ? यानी जब कोई कभी पूछ दिया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो 2 ओमेगा, फ्रीक्वेंसी में क्या 2f, दोनों का सेम होता है। रीजन आपके सामने है। इक्वेशन वाले पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यही तो आया ना, ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लीजिएगा, जो भी डाउट हुआ कॉपी पे नोट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ का कन्वर्जन, इसका और फार्मूले का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको घर पे प्रैक्टिस नहीं किए कि कहां से आ रहा है ये, तो पेपर में आ गया तो आप प्लस माइनस में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी में प्लस आया कि नहीं आया? यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आया कि नहीं आया? एक सिंपल सा सिंबल भी आपका गलत करा देगा, है ना। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, जब एक बार हो जाएगा तो अपने आप वो क्लियर रहेगा, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी फिर दोबारा पूछ सकती हैं। थैंक यू।